Human learning. So here we will discuss the points: theories of learning, behaviorism, historical evolution and development of behaviorism, contribution of behaviorism to education, Thorndike's theory, Thorndike's laws, Watson's and Pavlov's classical conditioning, Skinner's operant conditioning, difference between classical and operant conditioning, evaluation of behaviorism. So this all we will discuss. Coming to theories of learning. So first of all, behaviorism. What do you mean by behaviorism? Behavior. A new behavior of change in behavior are required through association between stimuli and response. देखिए बिहेवियर क्या है, जैसे किस तरह से आप कंडक्ट करते हैं, कोई भी सिचुएशन आपकी आपकी लाइफ में तो आप उसको किस तरह से कंडक्ट करते हो, वो आपका बिहेवियर होता है. ठीक है. अब बिहेवियर कैसे होगा, अगर आपको कोई स्टिमुलाई लाइक कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जो स्टिमुलस का काम करती है, तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे रिस्पॉन्स उसका देते हो, वो है आपका बिहेवियर. मान लीजिए किसी ने बहुत ही गुस्से से चिल्लाकर आपसे बात की, ठीक है. अब वो गुस्सा जब चिल्लाकर किसी ने बात की आपके साथ, तो वो क्या है, स्टिमुलस है. उसके लिए आप किस तरह से रिस्पॉन्स दोगे. आप भी चीख चिल्ला सकते हो, गुस्से में आगे रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हो, या आप जस्ट चुप कर सकते हो और देख सकते हो, या फिर आप इग्नोर कर सकते हो, या फिर पोलाइटली उसे कह सकते हो कि व्हाट्स द मैटर. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप खुद से अंदर से आपका जो इंटरनल है वो कैसा है, कि कोई स्टिमुलस मिलता है तो आप उसका रिस्पॉन्स कैसे देते हो. ठीक है. देन कम्स कॉग्निटिविज्म. That is the learning occurs through internal processing of information. ठीक है. अब मेन चीज आ जाता है आपका ब्रेन, आपका कॉग्निटिव लेवल, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड. ठीक है. आप उस इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन में डालते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है और आप उसे किस तरह से आगे रिस्पॉन्ड आउट करते हो. देन कम्स कंस्ट्रक्टिविज्म. We construct our knowledge of world based on individual experience. लाइक अब हर किसी की लाइफ में डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस चलते हैं. ठीक है. आपकी लर्निंग हो रही है, आपको नॉलेज मिल रही है और डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस हो रहे हैं. तो उन एक्सपीरियंसेस से आप अपनी न्यू नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप किस तरह से अपनी जो सिचुएशन है उसमें अपने ब्रेन को यूज़ करते हो, अपने कॉग्निटिव लेवल को यूज़ करते हुए कैसे कोई न्यू चीज़ या पुरानी चीज़ से भी नई चीज़ कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म. Here comes behaviorism. So behavior आपका it depends upon the stimuli. आपको क्या stimuli मिलता है, then आप उस stimulus से एक response generate करोगे. वो response आपके consequences decide करेगा. अगर आप मान लीजिए वही गुस्से वाली बात है, अगर आपने भी गुस्से से आगे रिएक्ट किया तो क्या होगा, लड़ाई बढ़ जाएगी, उसके consequences बढ़ जाएंगे. या आपने इग्नोर किया तो दूसरा पर्सन बोल बाल के चिल्लाकर चुप कर जाएगा. तीसरा ये हो सकता है कि आप क्या कहते हैं, उसको प्यार से हैंडल कर सकते हो, उसका लॉजिकली उसको समझा सकते हो सकता है दूसरा पर्सन को भी आपकी बात समझ आए, वे तो उस मोमेंट नहीं लेकिन थोड़ी देर में. तो इस तरह से आपकी लाइफ के जो कॉन्सिक्वेंसेस बनने हैं वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करते हैं. स्टिमुलस मिलते रहेंगे लाइफ में, बहुत स्टिमुलस मिलेंगे, लेकिन हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग to those stimulus, that depends that makes or that creates the all consequences. So here comes historical evolution and development of behaviors. So Pavlov ने 1897 में he published a result of an experiment on conditioning after originally studying digestion and knowledge. तो बहुत सारी स्टडीज की हैं, वैटसन की हैं. He launched the behavioral school of psychology. Thorndike formulates the law of effect. Watson and Rayner
He conditioned an orphan called Albert B to fear of white rat, and like Skinner in 1936, he wrote The Behavior of Organisms and introduced the concept of operant conditioning and shaping. तो ये काफ़ी सारी थ्योरीज जितने भी साइकोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने बिहेवियरिज्म को लेकर प्रोड्यूस की हैं. सो कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरिज्म इन एजुकेशन. Behaviorism gave rise to new ideas and innovation in the field of learning and instruction, like programmed learning and individualized self-instructional programs involving teaching machines and computer-assisted instruction. तो वही है कि behaviorism ने जैसे एक तो टीचर और लर्नर का एजुकेशन सिस्टम है और एक कंप्यूटराइज भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनते हैं जिसमें कि कंसेप्ट क्लियर किया जाता है, कुछ कंसेप्ट दिया जाता है, नीचे क्वेश्चन दिया जाता है, आप आंसर करते हैं. इफ योर आंसर इज राइट देन आप नेक्स्ट पेज पे जाते हो. तो इस तरह से सेल्फ स्टडी मटेरियल काफ़ी अवेलेबल है इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. सो वो बना है आपके बिहेवियर को लेकर. जब आप एक रिस्पॉन्स देते हो क्वेश्चन का और उसका आंसर ठीक आता है, देन यू गेट मोटिवेटेड एंड यू मूव अहेड. सो कहीं कुछ भी काम को आगे करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन होना. Rely on skill drill exercises to provide the consistent repetition necessary for effective reinforcement of response pattern. So reinforcement is a consequence which strengthens a certain behavior. देखिए, जब भी आप कोई भी चीज़, कोई भी नई स्किल आप लर्न करते हो और जब आप उस स्किल को थोड़ा सा फर्स्ट पॉइंट पे लर्न करते हो तो आपको रेनफोर्समेंट दिया जा रहा है, आपकी प्रेज हो रही है या कोई रिवार्ड दिया जा रहा है. उससे क्या होगा कि वो जो भी रिस्पॉन्स आप कर रहे हो वो स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी. उसमें आप और आगे बढ़ जाते हो और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते ही चले जाते हो जब रेनफोर्समेंट मिलता है. सो इस तरह से बिहेवियरिज्म है ने बताया कि आपका बिहेवियर जो है अगर कंट्रोल करना है तो रेनफोर्समेंट इज द मेन थिंग. जब भी आप रेनफोर्समेंट देते हो तो वो चीज़ स्ट्रेंथनिंग हो जाती है उस चीज़ की. ठीक है. So here becomes the Thorndike's theory, the first theory given by Thorndike. So then Thorndike's cat box. Thorndike theory. ये भी लर्निंग की थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है. इसमें थॉर्नडाइक ने क्या किया था, गोइंग टू बैक, इसने क्या किया था थॉर्नडाइक ने कि एक बॉक्स लिया था, पजल बॉक्स, जिसमें उसने कैट को रख लिया था अंदर. ठीक है. और इसमें एक लीवर ऑपरेटेड सिस्टम था कि अगर कैट इसको प्रेस करेगी तभी ये डोर ओपन होगा एंड शी कैन गो आउट. तो उसने नॉर्मली कैट को अंदर डाल दिया. ठीक है. और बाहर उसने फिश रख दी, फूड रख दिया उसके लिए. अब वो भूखी थी और उसको खाना खाना था. उसके लिए उसने बहुत हाथ पैर मारे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर. एंड देन फाइनली जो भी यहाँ प्लेट पड़ी हुई थी, लीवर का सिस्टम था, उस पर भी उसने मारा. लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इसको पैर मारने से खुल जाएगा. लेकिन जैसे उसने मारा तो दिखा कि ये डोर खुल गया एंड शी वेंट आउट एंड हैड द फूड. नेक्स्ट टाइम उसने फिर से उसे इसी में डाल दिया बॉक्स में. तो वो भूल गई कि कैसे खुला था. फिर उसने ऐसे झटपटाई इधर उधर एंड बाई चांस उसका पैर फिर यहाँ पर लग गया एंड डोर ओपन एंड शी हैड द फूड. ऐसे 2-3 बार करने से उसकी लर्निंग हो गई कि हाँ, इसको अगर मैं प्रेस करूँगी तो ये डोर ओपन हो जाएगा एंड आई कैन हैव माय फूड. तो नेक्स्ट टाइम जब भी उसको इस बॉक्स में डाला तो शी प्रेस दिस पैडल एंड शी वाज आउट, डोर वाज ओपन एंड शी हैड द फूड. तो इस तरह से उसकी लर्निंग हो गई, रैंडमली हुई. ठीक है. कोई किसी ने उसे सिखाया नहीं, उसने खुद ही एफर्ट किए. ठीक है. ट्रायल्स मारे और एरर्स भी हुए काफ़ी बार और उसके बाद फाइनली शी कंक्लूडेड द वे टू कम आउट. ठीक है. तो इसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं. तो थॉर्नडाइक ने इस थ्योरी को लेकर 3 लॉज बताए हैं. फर्स्ट इज लॉ ऑफ इफेक्ट, देन इज लॉ ऑफ रेडीनेस, देन इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज. Law of effect से क्या है? When a modifiable connection between situation and response is made and is accompanied or followed by a satisfying state of affairs, that connection strength is increased. When made and accompanied or followed by an annoying state of affairs, its strength is decreased. कोई भी चीज़, हम कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है,
तो उस काम को हम बार बार करना पसंद करेंगे, ठीक है। और जो ऐसा काम जिसमें हमें पेन है, ठीक है, गुस्सा है, अनॉयड है, हमें अच्छा नहीं लगता है उस काम को करने के लिए, तो वो काम हम करना कम पसंद करेंगे। तो इस तरह से जो काम में हमें प्लेजर मिल रहा है उस काम को या उस रिस्पॉन्स को हम ज़्यादा अच्छे से एग्जिबिट करेंगे, और जिसमें नहीं मिलता है उसको हम अवॉइड करते जाएंगे और धीरे धीरे वो चीज़ डिक्रीज होती जाएगी। And then is law of readiness. When any conduction unit is ready to conduct, for it to do so is satisfying. When any conduction unit is not in readiness to conduct, for it to conduct is annoying. When any condition unit is in readiness to conduct, for it not to do is annoying. मीन्स जब भी हम कोई भी चीज़ को हमें लर्न करना है तो हमें इंटरनली पहले रेडी होना चाहिए, ठीक है। अगर हम रेडी नहीं है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, या लर्नर है वो रेडी नहीं है, तो क्या होगा, आप उसे पढ़ाओगे और वो रेडी नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उनको पहले से रेडी होना, उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो अच्छे से प्रिपेयर होना कि यस नाउ आई एम गोइंग टू लर्न, और ये मुझे करना है और ये मेरा टाइम पीरियड है, तो वो अच्छे से लर्निंग कर पाएगा। देन कम्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज. So here it comes law of use and law of disuse. When a modifiable connection is made between a situation and response, that connection's strength is other things being equal increased. अगर हम किसी भी चीज़ को अच्छे से यूज करते हैं, जैसे हमारी बॉडी की मसल्स होती हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस मसल्स को बार बार यूज करते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है ना, वो मसल्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसी तरह से और जिसको हम चीज़ को नहीं यूज़ करते हैं तो क्या होएगा, वो कनेक्शन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। तो जिस चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ करोगे वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगी, तो जिस चीज़ को कम करोगे तो उसकी स्ट्रेंथनिंग वीक होती जाएगी। So law of disuse comes when a modifiable connection is not made between situation and response during a length of time, that connection strength is decreased. ये है, अगर कोई कनेक्शन को नहीं यूज़ किया जा रहा तो वो कनेक्शन धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है, और जिस चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और उसमें स्ट्रेंथ भी आ जाता है। सो अभी तो हम इसी को ही करते हैं थॉर्नडाइक की। So these were the laws given by Thorndike: law of effect, law of readiness, and law of exercise. So ये एक्सपेरिमेंट था, ट्रायल एंड एरर, जिसमें उसने पजल बॉक्स में कैट कर लिया। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग ऑल्सो, एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करना है। एंड देन कुछ प्रोसेस थे जिसमें आप लिखोगे देयर वाज ड्राइव, फर्स्ट पार्ट। इसका मतलब ड्राइव क्या है कि जो कैट है वो बहुत हंग्री है और बाहर उसके लिए फूड रखा गया है, तो दैट इज अ ड्राइव। तो वो एक इंटरनल उसको मोटिव मिला है, मुझे खाना खाना है और मुझे बाहर निकलना है। गोल क्या है, टू गेट द फूड बाय गेटिंग आउट। गोल क्या है कि बस ब्लॉक से बाहर निकलूं और फूड ले लूं। ब्लॉक क्या है, बॉक्स है जिसमें वो अंदर है और डोर उसका बंद है। देन कम्स रैंडम मूवमेंट्स। तो कैट ने क्या किया, परसिस्टेंटली इधर उधर मूवमेंट किया है ताकि वो बाहर आ सके। देन चांस सक्सेस मीन्स उसने रैंडम मूवमेंट के कारण बाय चांस उसने वो जो पजल बॉक्स का पैटर्न था उस पर लगा दिया पैर, और उससे क्या है, उसे सक्सेस मिली एंड वो वाज ओपन। देन इज सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। तो जब एक दो बार उसने किया उसे पता चल गया शी कैन नो मैनिपुलेट, कैसे उस लैच को ओपन करना। देन इज फिक्सेशन। तो अब फाइनली काफी बार करने के बाद और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स देने के बाद उसको अपना एक राइट रिस्पॉन्स समझ आ गया एंड she uses that response. Then comes educational implications. So Thorndike theory जो है it is very important in education field. ठीक है, हम जो छोटे बच्चे हैं उनको Thorndike theory से पढ़ा सकते हैं। वो बहुत सारे एरर्स करते हैं, ट्राई करेंगे, एरर करेंगे, तो रुकना नहीं, बार बार उसको ट्राई करना है। जैसे छोटे बच्चे ABC लर्न करते हैं या फिर वर्ड फॉर्मेशन करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक बार स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो फिर उसकी लर्निंग नहीं होगी।
एरर आएंगे, देन फिर से लर्न करेंगे, फिर से एरर आएंगे। तो छोटे बच्चों में ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी काफ़ी बेनिफिशियल है। उसमें हम अपने ये लॉस सिखा सकते हैं, उन्हें हम उन्हें अच्छे से एक्सरसाइज करवा सकते हैं, कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, उनकी कौन सी ब्रेन की कंडीशनिंग जो है, जो ब्रेन है किस चीज़ को ज़्यादा डेवलप करना है, उनको रेडी करना है पहले मेंटली कि उन्हें पढ़ना है और उन्हें ये सब करना है। इफेक्ट भी है जितना वो जितना वो लर्न करेंगे, जितना हम उनकी प्रैक्टिस ड्रिल कराएंगे, उनकी वो स्ट्रेंथ है। तो ये सारी जो भी कॉन्डक्ट लॉज हैं, कॉन्डक्ट थ्योरी है, तो ये छोटे बच्चों के इंटरेस्ट, उनके हैबिट्स डेवलप करने में, ठीक है, उनके कैसे वो इंडिपेंडेंटली काम करें, उस चीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल। Next is Watson and Pavlov's classical conditioning. This is also very important theory of learning. So Watson और Pavlov ने classical conditioning theory दी है, ये भी learning को लेकर है. So Watson conditioned an 11-month-old child to fear a white rat, which was very friendly to him. Watson made a loud noise whenever a rat was presented to the child. It resulted in fear response, unconditioned response. When this experiment is repeated several times, the child became fearful just on the sight of rat. So देखिए रैट जो था उसके साथ फ्रेंडली था, लेकिन जैसे ही रैट बच्चे के पास आता तो रैट ने बहुत ज़्यादा हार्श नॉइस प्रोड्यूस की, तो उससे बच्चा डर जाता था। तो उसके माइंड की कंडीशनिंग होगी कि जब भी ये रैट आएगा तो बिल्कुल ऐसे ड्रामी आवाज़ आएगी और वो डरने लग गया उस रैट से। दो द रैट वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग रैट वॉज, तो लेकिन माइंड कंडीशन हो गया कि हाँ इसके आने से ही वॉइस आती है। So this was the experiment done by Watson, and then Pavlov found that when a bell was sounded in front of a hungry dog and then the food is presented in front of the dog, there was automatic secretion of saliva from his mouth. The activity of presenting the food and ringing bell was repeated several times. After several trials, the dog would salivate simply at the sound of bell. Pavlov identified food as unconditioned stimulus. The bell, which do not have any particular meaning with dog, had now become the conditioned stimulus because of its association with the food, which created a conditioned response, salivation. देखिए तो इसमें पैवलोव ने क्या किया, डॉग लिया, उसको भूखा रखा, हंगरी रखा, फिर उसके आगे फूड रख दिया, एंड जैसे उसके आगे फूड आता था तो उसके मुंह में सलाइवा आता था, ठीक है। फिर उसके बाद एक दो बार ऐसे फूड दिया और उसके मुंह में सलाइवा आ रहा है, एंड देन वी प्रेजेंटेड द फूड टू द डॉग। फिर उसके बाद उन्होंने बेल की, एक बेल बजती थी और बेल बजने के साथ फूड प्रेजेंट होता था, और फिर उसको डॉग को प्रेजेंट कर दिया एंड डॉग हैव द फूड। 2-3 बार जब ऐसे हुआ कि बेल बजती थी और तो फूड प्रेजेंट होता था, तो डॉग की कंडीशनिंग हो गई कि जब बेल बजेगी तो फूड मिलेगा। तो जैसे ही बेल बजती उसके मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस हो गया। तो देयर वाज नो फूड एट द टाइम, फूड बाद में आ रहा है, लेकिन बेल बजने पर ही उसका माइंड कंडीशन हो गया कि अब मुझे फूड मिलेगा, और एंड ही हैज द फूड। फिर इससे हम कहेंगे कंडीशनिंग की, उसके ब्रेन की कंडीशनिंग होगी बेल के साथ। हालांकि बेल का कोई लेना देना नहीं, फूड तो वैसे ही आ रहा है, लेकिन कंडीशन कर दिया। लेकिन वंस अगर हम बाद में फूड बेल कर रहे हैं और फूड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो 2-3 बार ऐसे किया तो क्या हुआ, कंडीशनिंग खत्म भी हो गई कि बेल बजने से कोई फूड नहीं मिलता, तो उसका सलाइवा प्रोड्यूस होना बंद हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनिंग। तो हमारा ब्रेन उसी तरह से एक दूसरे चीज से कोरिलेट करने लग जाता है और कंडीशनिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से छोटे बच्चे जो होते हैं उनको उनके लिए कंडीशनिंग थ्योरी काफ़ी हेल्पफुल होती है, और गर्ल्स के लिए भी कंडीशनिंग थ्योरी काफ़ी हेल्पफुल है। ये गर्ल्स जल्दी कंडीशन हो जाते हैं एंड छोटे बच्चे भी कंडीशन हो जाते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए एजुकेशन फील्ड में भी बहुत ही हेल्पफुल है। So here you can say before conditioning the food was presented to the dog, और जो ये फूड है सिंपल फूड दिया जा रहा है तो इसको हम कहेंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस, और डॉग के मुंह में सलाइवा आ रहा है तो ये होगा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। देन बेल रंग हुई, दैट इज न्यूट्रल स्टिमुलस, रिस्पॉन्स क्या है, कोई सैल्यूशन नहीं, कोई कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं। फिर उसके बाद बेल हुई, साथ में फूड दिया,
फिर रिस्पॉन्स क्या हुआ, फिर से सलाइवा आया, तो ये क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। एंड देन बेल हुई और देखेंगे तो यहाँ पे फिर से सलाइवा है, फूड नहीं अभी आया लेकिन उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, ये बेल होने से फूड मिलेगा, दैट इज सलाइवा में, तो ये क्या हुई, कंडीशन रिस्पॉन्स, इसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। सो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में यही आपको इसी तरह से प्रेजेंट करना है। इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी यही है कि छोटे बच्चों को हैबिट्स लर्न करवानी है, या कोई एक्सपेरिमेंट जो लेबोरेटरी में बच्चे करते हैं वो स्कूल्स में या घर में, तो वो काफ़ी बार ट्राई करेंगे या एरर करेंगे, या कंडीशनिंग थ्योरी के साथ भी हम कह सकते हैं, बच्चे कंडीशनिंग थ्योरी के साथ भी करते हैं। काफ़ी चीज़ों का इनकी कंडीशनिंग हो जाती है, किसी चीज़ को लेकर उनके मन में फियर बैठ जाता है, फोबिया बैठ जाता है, किसी चीज़ को लेकर लव है, किसी चीज़ को लेकर हेट्रेड है, तो इस तरह से सब्जेक्ट्स को लेके भी उनके अंदर फियर, लव और हेट्रेड डेवलप हो जाती है, तो कंडीशन हो जाता है उनका माइंड। सो इसी तरह से काफ़ी मेथडोलॉजीज हैं, काफ़ी टीचिंग मेथडोलॉजीज भी हैं जिसमें बच्चों की कंडीशनिंग के साथ हम लोग अच्छे से करा सकते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कंडीशनिंग थ्योरी बहुत ही हेल्पफुल है, बच्चे अपने तरीके से लर्न करना शुरू कर देते हैं और उनमें हम अच्छी हैबिट्स, अच्छे इंटरेस्ट, अच्छा एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, और जितने भी फियर है, फोबिया, सुपरस्टिशंस हैं, उनको भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है।